भी ये काफी उपयोगी रहेगा। देखिएगा, हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया है। उसमें से एक हमारा जो चैप्टर था वह था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे ठीक पहले एक चैप्टर हमारा और था कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, उसको हम ओरिजिन ऑफ द अर्थ के नाम से हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ। कुछ हाइपोथेसिस दी गई, उस हाइपोथेसिस के बिहाफ पे बताया गया था कि हमारा जो अर्थ है या प्लैनेट के जितने भी दूसरे हमारे यूनिवर्सल जो प्लैनेट्स है वो किस प्रकार से बने। उसके बाद सेकंड नंबर टॉपिक जो था वो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि हम इनको पढ़ चुके हैं, केवल रिवाइज कर रहे हैं। तो पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये जो डिवाइडेशन है ये एक सामान्य सा वर्गीकरण है। जब हम बात करते हैं एडवर्ड स्वेस की, तो एडवर्ड स्वेस ने जो वर्गीकरण दिया था वो सियाल, सीमा और निफे, इस प्रकार से उसका वर्गीकरण दिया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी भूपर्पटी कह सकते हैं या भूपटल कह सकते हैं या भूपृष्ठ कह सकते हैं, अंग्रेजी में से क्रस्ट कहते हैं। ये क्रस्ट वो भाग है जिस पर हमारे मकान बने हुए हैं, हम रहते हैं, पेड़ पौधे जितने भी हैं इसी क्रस्ट पर बने हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितना भी हमारा जो कंटिनेंट का जो हिस्सा है उसका अधिकांश जो भाग यानी महाद्वीपीय जो भाग है वो इसी क्रस्ट का बना हुआ। क्या विशेषता है इसकी? तो सबसे बाहरी परत है, अगर डेंसिटी की बात करें तो 2.8 टू 3। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, जैसे हम बाहर से इसमें अंदर की तरफ जाएंगे जो डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी घनत्व जो है बढ़ता रहेगा। तो इसको हम 3 लेयर्स के अंतर्गत इस प्रकार से डिवाइड करता है। सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट की क्या विशेषता है? तो इसकी जो डेंसिटी है 2.8 से लगाकर, यानी ऊपरी भाग जो है वहां पर आपको 2.8 मिलेगा और क्रस्ट का जो लोअर पार्ट है वहां पर आपको 3.0 डेंस देखने को मिलेगा। घनत्व की बात करें तो ये अंतर क्यों आता है? तो आपके प्रेशर के कारण इस प्रकार का फर्क आता है। फिर हम बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है। असंबद्धता का अर्थ होता है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी को हमने अलग अलग नामों से पढ़ा है, जैसे कि मोहरविक, कॉनराड, रैपेटी, लेमन। आगे एक और चित्र के माध्यम से इसको देखेंगे। तो कॉनराड नाम की जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ पाई जाती है? तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी को हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्रस्ट का जो निर्माण हुआ उसमें सिलिका तथा एल्यूमिनियम दो पदार्थ मेजरली पाए जाते हैं। तो सिलिका का सी और ए एल, एस आई और ए एल दोनों मिलकर क्या बन जाता है? सियाल। सियाल का जो वर्गीकरण दिया वो किसने दिया? एडवर्ड स्वेस ने। ठीक है, इसी प्रकार से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो ज्योग्राफिकल जो ग्रुप्स है आईयूजी के अनुसार इसकी जो मोटाई है यानी इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 30 किलोमीटर, यानी अर्थ के ऊपर ये इस प्रकार से 30 किलोमीटर की मोटाई में पाई जाती है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो जो कंटिनेंटल रीजन है वहां पर तो ये 30 किलोमीटर देखने को मिलेगी, लेकिन ओशन के नीचे यानी जो हमारे महासागर है उनके नीचे ये 5 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, हमने अगर इसका एक इसोमेट्रिक कर्व बनाया, देखिएगा ये पहाड़ है और ये प्लेट्यूज है, ये मैदान है और यहाँ पर हमारा कोस्टल रीजन है, ये हमारा यहाँ पर पानी भरा हुआ। ये पूरा का पूरा जो भाग है ये किसका बना हुआ है? ये हमने कहा कि क्रस्ट का बना हुआ। ठीक है, अब क्रस्ट कितनी मोटी है? तो अगर हम कहें, अगर पहाड़ों के ऊपर से देखेंगे तो हम कहेंगे ये कितनी है? 30 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई, मोटाई काफी है, ऊंचाई है। लेकिन केवल यहाँ से देखेंगे कि ओशन के नीचे कितनी है, तो ये केवल यहाँ पर 5 किलोमीटर ही देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो भाग है खड्डे के रूप में, तो खड्डे के रूप में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो ओशन के नीचे आपको 5 किलोमीटर देखने को मिलेगी और कंटिनेंटल का जो हिस्सा है वहां पर एवरेजली आपको 30 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से इसमें फर्क देखने को मिलता है। क्रस्ट में आपके ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट
जिससे आपके कंटिनेंट्स बने हैं, और जो महासागरीय जो परत है वो बेसाल्ट की बनी हुई है। बेसाल्ट यानी सेडिमेंट्स जो है वहां पर जमा रहते हैं। इस प्रकार से अगर बात करें डेंसिटी की, तो महासागरों की जो डेंसिटी है वह महाद्वीपीय यानी कंटिनेंट जो है उससे अधिक होता है। अधिक किस प्रकार से होता है? हमने प्लेट के मार्जिन्स को देखा था कि दो प्लेट्स, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करता हूँ, हमने कहा था कि दो प्लेट्स जब आपस में टकराती है, जैसे एक कोस्टल प्लेन है या फिर प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है और एक कंटिनेंट प्लेट है, दोनों टकराएगी। तो टकराने के बाद एक प्लेट सबडक्ट होगी या नीचे जाएगी। नीचे कौन सी परत जाएगी? जो हैवी है, जो भारी है वो नीचे जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा जो ओशियनिक जो प्लेट है वो ही नीचे जाएगी, क्योंकि वो भारी है, भारी पदार्थों से इसका निर्माण हुआ है। फिर हम बात करते हैं सेकंड जो लेयर है जिसको कहा जाता है मेंटल या हिंदी में कहा जाता है प्रवाल। ठीक है, अर्थ का 83% जो आयतन है और आपका 67% जो द्रव्यमान है वो मेंटल में पाया जाता है। यानी अर्थ का अगर कह सकते हैं कि अधिकांश जो भाग है वह इस मेंटल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जैसे कि अपर क्रस्ट और लो अपर लोअर क्रस्ट तथा अपर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जिसे मोहर्विक असंबद्धता कहा जाता है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ। एक अगर डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अर्थ बनाते हैं और अर्थ के अंतर्गत हमने 3 लेयर्स बना देते हैं। ठीक है, कईयों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो भी देखें, और नहीं क्लियर है तो भी देखें। देखिएगा, ये हमने 3 सिस्टम बना दिया, जिसके अंतर्गत ये हमारा क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये हमारा कोर है। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूटी जो पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी का अर्थ हो गया कि यहाँ पर डिफरेंस आता है। यहाँ पर जो पदार्थ, या फिर कह सकते, ये इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है और ये आपका चाइना है। ठीक है, तो आप जैसे भारत से पाकिस्तान जाओगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज अलग देखने को मिलेगी, यहाँ का कल्चर अलग देखने को मिलेगा, लैंडस्केप आपको अलग प्रकार का देखने को मिलेगा, पर्वत पहाड़ आपको अलग प्रकार के देखने को मिलेगी। चाइना में जाओगे तो भी अलग देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में ये ट्रांजिशन जोन यानी यहाँ पर दोनों विशेषताएं दोनों की मिलेगी इस लाइन पर। तो ये जो भाग है जहां पर ये परिवर्तन प्रारंभ होता है उसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी का अर्थ होता है कि इस लाइन को पार करेंगे, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं और इस लाइन को पार करेंगे तो सी यानी क्रस्ट की जो विशेषता है वो तो यहाँ पर खत्म होगी, और इससे जैसे आगे जाओगे तो मेंटल की विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से इसको पार करोगे तो मेंटल की विशेषताएं खत्म होगी और कोर की विशेषताएं देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक ट्रांजिशनल जोन मिलता है। इस ट्रांजिशनल जोन को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिसकंटिन्यूटी में यहाँ पर मोहर्विक पाई जाती है, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके गुटेनबर्ग और लेमन पाई जाती है। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी एक तो होगी मेजर प्लेट्स के बीच में या मेजर जो पार्ट्स है इसके उसके बीच में, कुछ डिसकंटिन्यूटीज होती है जो इसके बीच में ही पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर कहूँ कि ये इससे ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर, ये वाला भाग, ये तो कहलाएगा अपर क्रस्ट और ये कहलाएगा लोअर क्रस्ट। इसी प्रकार से ये अपर मेंटल और ये कहलाएगा लोअर मेंटल। इसी प्रकार से ये अपर कोर और ये कहलाएगा लोअर कोर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, अगर इस डिसकंटिन्यूटी को कहा जाता है मोहर्विक। मोहर्विक कहाँ पाई जाती है? तो आप क्या कहोगे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। एक आंसर रहता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम मोहो MOHO मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मोहर्विक नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम रखा मोहो। तो इसके लिए क्या कहोगे कि क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, यानी जहां पर क्रस्ट है और मेंटल है उसके बीच में क्या कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? तो मोहर्विक पाई जाती है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोअर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाई जाती है या मेंटल के बीच में पाई जाती है, तो भी वही नाम रहा। तो क्योंकि यहाँ पर लोअर क्रस्ट यहाँ पर पाया जाता है, ये आपका
अपर क्रस्ट और ये है लोअर क्रस्ट। ठीक है, तो लोअर क्रस्ट तथा अपर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, तो मोहरविक पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसको पहले से हम इसको समझ चुके हैं। तो यहाँ पर मोह डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जो धरातल से यानी ऊपर अर्थ से 2900 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। तो 2900 किलोमीटर पर मोह डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। ठीक है, यानी वहां तक ये आपके पाया जाता है। यानी हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो प्रवार है, जो मेंटल है, वो कहाँ तक पाया जाता है, तो प्रवार की जो डेप्थ बताई है, यहाँ से मेंटल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक चलता है। यहाँ तक जब पहुंचते हैं तो इसे यानी धरातल के अंदर अगर हम 2900 किलोमीटर की डेप्थ में जाए तो हमें मेंटल मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये कितना है, तो ये 30 हम पहले से स्पष्ट कर चुके हैं कि 30 किलोमीटर तक क्या है, हमारा क्रस्ट है। तो 30 किलोमीटर की गहराई से हम 2900 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचते हैं, तब तक हमको क्या मिलता है, मेंटल मिलता है। या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि मोहरविक जो डिसकंटिन्यूटी है वहां से लगाकर डेप्थ में 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमें मोहरविक डिसकंटिन्यूटी मिलती है। ठीक है, मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है जो 70 से 400 किलोमीटर के बीच का एरिया होता है, उसके एस्थेनोस्फेयर या दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके मैग्मा और विभिन्न प्रकार के जो तरल पदार्थ जो है लावा जैसे वो पाए जाते हैं, इसलिए इसको कमजोर मंडल या दुर्बल मंडल के नाम से जाना जाता है। ये प्लास्टिक की अवस्था में रहता है, यानी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। भूकंप इसी जोन में आता है, फ्लेक्सिबल है, इसलिए प्लेटों की मूवमेंट वगैरह इसी भाग में होती है। ऊपरी मेंटल तथा लोअर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसे कहा जाता है रैपिटी। अब ये रैपिटी कहाँ पर पाई जाती है, तो रैपिटी जो पाई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अपर मेंटल यानी ये भाग और लोअर मेंटल होगा ये, यहाँ पर क्या पाई जाती है, रैपिटी। इसी प्रकार से जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक पाई जाती है डिसकंटिन्यूटी जिसको कॉनराड कहा जाता है। कॉनराड यहाँ पर पाई जाती है अपर लेयर अपर क्रस्ट और तथा लोअर क्रस्ट के बीच में। अपर मेंटल तथा लोअर मेंटल के बीच में पाई जाती है रैपिटी। ठीक है, तो रैपिटी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर पाई जाती है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम मेनली आपके पाया जाता है, इस कारण इसको सीमा कहा जाता है। सिलिका Si फॉर सिलिका, Ma फॉर मैग्नीशियम। ये किसने दिया, ये दिया था स्वेस ने। स्वेस का जो केमिकल क्लासिफिकेशन था अर्थ का, कि अर्थ में जो लेयर्स पाई जाती है तो केमिकल के हिसाब से उसने वर्गीकरण दिया। तो स्वेस इसको सीमा सिलिका एंड मैग्नीशियम कहता है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको SiAl सिलिका और एल्यूमिनियम यानी सियाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रोड जो सबसे अंदर का भाग है। ठीक है, लोअर मेंटल यानी मेंटल का निचला भाग तथा क्रोड का ऊपरी भाग यानी क्रोड जहां से स्टार्ट होता है उसके बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसे गुटेनबर्ग विशार्ड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। कहां पर पाई जाती है, 6371 किलोमीटर पाई जाती है। यानी अर्थ से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसका बीच का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर अगर पहुंचते हैं तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक पहुंचने में हमें कितने किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करना पड़ेगा, 6371। 2900 किलोमीटर पर आ जाएगा आपका मेंटल खत्म होगा, यानी 2900 किलोमीटर के बाद 6371 किलोमीटर की डेप्थ तक मिलता है आपको क्रूड। इतनी किलोमीटर अगर आप डेप्थ में चले जाते हैं मतलब आपके अर्थ के सेंटर पॉइंट में पहुंच गए। बात करते हैं इसकी डेंसिटी की, तो बाहर यानी जो लोअर मेंटल है वहां पर इसकी जो डेंसिटी है 10 रहेगी और जो इनर मेंटल है वहां पर 13.6 के आसपास आपको डेंसिटी देखने को मिलेगी। क्रोड को दो भागों में बांट दिया, जैसे कि अगर 2900 किलोमीटर पर क्या खत्म होता है आपका, मेंटल खत्म होता है और उसके बाद 5150 यानी 5150 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको तो कहेंगे हम अपर मेंटल, अब सॉरी अपर क्रोड, और 5150 किलोमीटर से 6371 वाला जो किलोमीटर है उसको हम कहेंगे लोअर क्रोड। ठीक है, क्रोड का निचला भाग। बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड दोनों के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है जिसे हम लेहमन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक और विशेषता है, ये बाहरी क्रोड जो है वो आंशिक तरल के रूप में होता है, यानी
जो बाहरी क्रोड है, यानी आपका 2900 से 5100 किलोमीटर का जो भाग है, वहां पर तो आपको क्या मिलता है, तरल पदार्थ मिलता है। इसी प्रकार से आपका 5100 से 6371 किलोमीटर वाला जो भाग है, वो आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलता है, जिसका कारण जो बताया गया है, प्रेशर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन वगैरह तो न्यून पाए जाता है, यहाँ पर निकल और फेरस, फेरस यानी लोहा, इसी कारण इसको नीफे कहते हैं, NiFe यानी नीफे, निकल एंड फेरस मिलकर इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो था सामान्य सा वर्गीकरण। फिर हम बात करते हैं कि क्रस्ट, जो सबसे बाहर वाली जो परत है, उसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 46.8% जो भाग है वो ऑक्सीजन का पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद दूसरा जो पदार्थ रहता है 27.7% जो भाग है वो पाया जाता है सिलिकॉन का। केवल क्रस्ट की बात कर रहा हूं, जो सबसे बाहर वाली अर्थ की लेयर है। ठीक है, और एल्यूमिनियम 8.1, लोहा आयरन 5% और कैल्शियम 3.6% यहाँ पर पाया जाता है। केवल क्रस्ट की बात करता हूँ, सबसे बाहर वाले परत के बारे में। पूरी पृथ्वी की बात करें कि पूरी की पूरी पृथ्वी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, यानी ऊपर से लगाकर नीचे तक। पहले अगर हम इस भाग की बात करते हैं, इस भाग में तो ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है। पूरी की पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आयरन, लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी सेडिमेंट्स के रूप में विद्यमान रहती है। तो ऑक्सीजन का 30% जो रहता है वह हमें अर्थ के अंदर देखने को मिलता है। सिलिकॉन 15%, सियाल और सीमा दोनों में देख लीजिए, SiAl और SiMa सीमा, तो दोनों में आपके 15% आपका सिलिकॉन रहता है। सिलिकॉन यानी आपका रेत मिट्टी का जो अंश है। मैग्नीशियम 13% और निकल जो है, जो लोहे के जो अंश है, जो हार्ड लोहा या फिर कह सकते हैं, वो आपका 2.4%। अब बात करते हैं कुछ डिसकंटिन्यूटीज, जो अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटीज जो पाई जाती है। तो इन डिसकंटिन्यूटीज के बारे में आप देखिएगा कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। सबसे पहले हम कॉनार्ड बात करते हैं। तो कॉनार्ड का है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, यानी ये अगर क्रस्ट है, ये यहाँ तक क्रस्ट है। ठीक है, तो क्रस्ट का ये तो हो गया ऊपरी भाग और ये हो गया निचला भाग। अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटीज कौन सी है, कॉनार्ड। फिर आती है मोह। ठीक है, मोह डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है, तो मोह डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर है, तो ऊपर की तरफ तो क्या हो गया आपका क्रस्ट और नीचे की तरफ हो गया मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी पाई जाती है, मोह, या फिर हम कह सकते हैं लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में कौन सी पाई जाती है, मोहर। ठीक है, इसी प्रकार से रैपिटी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में, गुटेनबर्ग लोअर मेंटल एंड आपका आउटर क्रोड के बीच में, लेहमन जो है वह आपका बाहरी क्रोड तथा इनर क्रोड जो है उसके बीच में। यहाँ पर आप आसानी से याद कर पाओगे, कैसे याद कर पाओगे, पहले तो आप इन तीन को याद करें। देखिएगा मेन जो परत जो है वो कौन कौन सी है, इसको अलग अलग कलर में आपको दिखाता हूं मैं। इसी चित्र को आप समझिएगा और आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। इस चित्र के अंदर इसके अंतर्गत हमने इन तीन परतों को बांट दीजिए। देखिएगा क्रस्ट कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये यहाँ पर रेड कलर में जो दिखा रखी है वो लेयर है। ठीक है, एक जो लेयर है आपका यहाँ पर है, और ये डिसकंटिन्यूटी के बाद यहाँ पर ये हो गई तीसरी परत। ठीक है, आपका क्रस्ट मेंटल एंड कोर। ठीक है, इसके भी बीच के भाग करती है अपर लोअर, इस प्रकार इनके बीच में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, ये गैप रहा, ये गैप। ठीक है, इस गैप में कौन सी पाई जाती है, मोहर। ठीक है, फिर दूसरा गैप कौन सा रहा, मोहरविक कहाँ पाई जाती है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में। देखिएगा मोह क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग कहाँ पाई जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मोहरविक और यहाँ पर हो गई गुटेनबर्ग, दो तो ये हो गई, और बाकी की बची आपके तीन, टोटल 5 है। अब बाकी की जो बची है वो इनके बीच में, कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर
सिस्टम है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इनको अपर और लोअर के हम अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो कॉनार्ड जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी इन दोनों के बीच में, यानी अपर एंड लोअर के बीच में। इसी प्रकार से अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में आपको क्या मिलेगी, रैपिटी मिलेगी। और इसी प्रकार से आउटर क्रोड और इनर क्रोड के बीच में यहां पर जो मिलेगी वो मिलेगी लहमन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं सी एम आर जी और सी एम आर जी एल। ठीक है, सी कहाँ मिलेगी, ठीक है, तो इसमें मेनली कौन सी है, जो ये आपके मैन है, लहमन और गुटेनबर्ग। ये दो मेजर प्लेट्स यानी आपके सियाल और सीमा के बीच में क्या है, लहमन है। ठीक है, सीमा और निफे के बीच में क्या है, गुटेनबर्ग। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हमने पृथ्वी की विभिन्न चट्टानों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। तो मेजरली हम बनावट के आधार पर चट्टान जो रॉक्स होती है उसको 3 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं। एक तो होता है इग्निस रॉक, ठीक है, आग्नेय चट्टान। दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्निस रॉक की क्या विशेषता होती है, इग्निस रॉक की क्या विशेषता होती है, तो ये कैसे बनती है, तो जैसे कि वो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम लावा या मैग्मा कहते हैं। लावा और मैग्मा क्या होता है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि अगर अर्थ के इंटीरियर पार्ट में है तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, अगर वो आउटर एरिया में आ गया है तो उसे हम कह सकते हैं लावा कहेंगे। यानी इंटीरियर पार्ट में जो रहेगा तो उसे हम मैग्मा कहेंगे। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, अगर मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के अंदर अगर लावा या गर्म पदार्थ पड़े हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। लेकिन इससे बाहर आ गया इरप्शन होने के बाद तो उसे हम मैग्मा के नाम से सॉरी लावा के नाम से जानते हैं। तो लावा और मैग्मा दोनों एक ही है, केवल फर्क है कि एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। बढ़ते हैं आगे। तो इग्निस रॉक की कुछ विशेषताएं होती हैं, उस विशेषताओं को देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहला तो मैग्मा के ठंडा होने से इसका निर्माण होता है। ये रवेदार होती है, यानी इसके अंदर क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। क्रिस्टल्स का अर्थ होता है कि इस रॉक्स को अगर देखेंगे तो बीच में आपको इस प्रकार के चिप्स देखने को मिलेंगे, यानी जो मैन रॉक होगी उसके अंतर्गत आपको इस प्रकार से छोटे मोटे दाने देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के अगर दाने देखने को मिलते हैं तो वो आपको इग्निस रॉक का उदाहरण, जैसे कि आपका जो ग्रेनाइट है उसके अंतर्गत आपको इस प्रकार के चिप्स देखने को मिलते हैं। इसमें लेयर नहीं पाई जाती है, यानी पूरी रॉक के अंतर्गत आप इस प्रकार की दरारें नहीं देख सकते। जो भी ऐसा पत्थर होगा तो उसके अंतर्गत आपको इस प्रकार से लाइनें नहीं नजर आएगी, क्योंकि इसके अंदर लेयर नहीं होती है। पूरा का पूरा जो पीस होता है एक तरफ से बनता है। जैसे कि हम ब्रेड हो या जो सैंडविच हो तो उसके अंतर्गत आपको लेयर्स देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पाव लेके आते हो तो उसके अंतर्गत आपको लेयर नहीं मिलेगी, पाव को काट देंगे तो ब्रेड्स बन जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि इसके अंतर्गत आपको लेयर नहीं मिलेगी, इसके अंदर फॉसिल्स नहीं मिलेंगे। फॉसिल्स क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी गर्म होती हैं। तो गर्म होने के कारण जितने भी जो फॉसिल्स होते हैं या फिर तो वो राख बन जाते हैं या फिर वो तरल धुआं बनकर उड़ जाते हैं। तो फॉसिल्स, फॉसिल्स का अर्थ होता है जीवाश्म, यानी जीवों के अवशेष आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं तो आपको वेजिटेशन के फॉसिल्स मिलेंगे और नहीं आपको किसी प्रकार के जीवों के फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं कि इसके अंदर रासायनिक केमिकल जो वेदरिंग है उसकी प्रोसेस का प्रभाव कम होता है। केमिकल वेदरिंग क्यों कम होती है, इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि पहले तो उसके अंदर पोरोज नहीं पाए जाते, यानी छोटे छोटे छेद नहीं होते। तो छेद नहीं होते हैं तो पानी इसके अंदर आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, भौतिक अपक्षय काफी प्रभावित होता है। भौतिक अपक्षय का अर्थ होता है कि इस पर चोट की जाए या फिर इसके अंतर्गत दरार आ गई, दरार के अंदर पानी भर गया, पानी भरने के बाद रात में बर्फ बन जाता है, बर्फ बनते ही उसका आयतन जो बढ़ जाता है और चट्टान टूट जाती है, ये आपको देखने को मिलते हैं। रंध्र नहीं होते हैं, यानी इसके अंतर्गत पोरूल्स यानी छेद नहीं होते हैं। एकदम पानी के अंदर डालोगे तो उसका न तो वेट इंक्रीज होगा नहीं लॉस होगा। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं तो खनिज तत्वों की मात्रा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि ये किससे बनी है, लावा के ठंडा होने से बनी। और लावा कहाँ से आया,
आपके मेंटल से आया या क्रोट से आया, तो वहां से जो गर्म पदार्थ आता है तो उसके अंदर ऑलरेडी लोहा है, लोहा या अन्य जो खनिज पदार्थ है वो पृथ्वी के गर्भ से बाहर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इसमें जितनी भी जो रॉक्स होती है इसमें आपको खनिज पदार्थ ज्यादा देखने को मिलेगा। क्रस्ट का लगभग 90% जो भाग है इन्हीं पदार्थों से बना रहता है। तो यहाँ पर स्थिति के आधार पर हमने जो रॉक्स है उनको दो भागों में बांटा है, एक इंट्रूसिव रॉक्स होगी, एक एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, जब मैग्मा पृथ्वी के बाहर ठंडा होता है, ठीक है, यानी जो अंतर्निर्मित जो होती है इंट्रूसिव जो रॉक्स होती है वो मैग्मा से बनती है, और जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है वो लावा से बनती है। इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो लावा अगर पृथ्वी के अंदर ही जम गया है, ठीक है, तो उसे इंट्रूसिव कहेंगे, और पृथ्वी से बाहर आकर जमा है तो उसे हम एक्सट्रूसिव यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के नाम से जानेंगे। अब जो इंट्रूसिव है उसको भी दो भागों में बांट दिया कि वो अंदर कहाँ जम रहा है, काफी ज्यादा गहराई में जम रहा है या फिर बीच के भाग में जम रहा है। काफी गहराई में जम रहा है तो उसको प्लूटोनिक रॉक्स कहेंगे। प्लूटोनिक यानी काफी अत्यधिक गहराई पर वो जम गया। तो इसी प्रकार की जो प्लूटोनिक जो रॉक्स होती है उसमें ग्रेनाइट को रखा जाता है। इंटरमीडिएट जो रॉक्स होती है वो क्या होती है, तो बीच में जब जमता है कहाँ जमती है, तो मैग्मा पृथ्वी के बीच की कोई दरार है, कोई पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद है, कोई नालियां हैं, तो वहां पर जमकर ठोस हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें लैकोलेथ, फैकोलेथ, बैथोलेथ, सेल, डाइक, इनके बारे में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से बनता है। यानी इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ इस प्रकार से बनते हैं, कुछ इस प्रकार से बनते हैं, कुछ इस प्रकार से स्लेट या सील के रूप में जम जाता है, कहीं भी लावा डाइक के रूप में इस प्रकार से खड़ा रह जाता है। तो लोपोलिथ हो सकता है, लेकोलिथ हो सकता है, फेकोलिथ। फेकोलिथ का जो उदाहरण है इस प्रकार से लावा जो है इस प्रकार से एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन के रूप में जमता है, तो उसे हम फेकोलिथ कहते हैं। ठीक है, तो ये दो भाग हमने पहले से डिस्कस कर दिए हैं। इसी प्रकार से जब बाहर की तरफ जमता है तो काफी जल्दी जल्दी से अगर जमता है तो उसके अंतर्गत जो क्रिस्टल्स पाए जाते हैं छोटे पाए जाते हैं। छोटे को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई रॉक है और रॉक के अंदर अगर बड़े बड़े ग्रेनाइट देखिए होगा, ग्रेनाइट का पत्थर हर एक घर के अंदर में होता है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि छोटे छोटे से चिप्स आपको देखने को मिलता है, यानी ऐसा लगता है कि उसके अंदर डिजाइन की गई। तो ये अगर काफी बड़े बड़े इस प्रकार के क्रिस्टल्स है अंदर, इसका अर्थ हो गया कि वो काफी ठंडे होने में उसको काफी अधिक समय लगा है। लेकिन अगर कोई रॉक्स आपको इस प्रकार से मिलती है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे से इस प्रकार से चिप्स देखने को मिलते हैं, चिप्स का अगर छोटा है इसका मतलब हो गया कि वह बनी तो लावा से है लेकिन लावा जमने में काफी जल्दी जम गया है, तो जमने के कारण उसके अंतर्गत तो जो क्रिस्टल्स है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर बाहर जो रॉक इग्निस रॉक जम जाती है तो उससे काली मृदा का निर्माण होता है, यानी जो ब्लैक सॉइल्स होती है उनके लिए मदर का जो वर्क होता है वह इग्निस रॉक ही होती है। यानी इग्निस रॉक का वेदरिंग होता है, वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस के बाद क्षरण का होता है इसका डिग्रेशन जब होता है या इसका वेदरिंग या डेनुडेशन की जो प्रोसेस होती है उससे ब्लैक सॉइल बनती है। बेसाल्ट इसी प्रकार की चट्टान है, यानी बाहर की तरफ जमती है, और जो ग्रेनाइट है वो क्या है, इंट्रूसिव, यानी हम कह सकते हैं कि ग्रेनाइट जो है इंट्रूसिव रॉक के अंतर्गत आएगी और बेसाल्ट जो रॉक है वो आपकी आएगी एक्सट्रूसिव रॉक्स के अंतर्गत। इसके अंतर्गत भी आपके रंध्र नहीं पाए जाते हैं कि जितने भी इग्नियस रॉक होती है उसके अंतर्गत आपको पोरूज या छोटे छोटे से छेद नहीं मिल सकते हैं। इसमें माइका, एम्फीवॉल, पायरोक्सिन, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, ये अलग अलग प्रकार की इंट्रूसिव रॉक्स एक्सट्रूसिव रॉक्स के अलग अलग उदाहरण हैं। बढ़ते आगे, रासायनिक आधार पर अगर हम रॉक्स इग्नियस रॉक को अगर डिवाइड करते हैं तो कुछ होती है अम्लीय और कुछ होती है क्षारीय। अम्लीय आग्नेय चट्टान क्या होगी, जिसके अंदर सिलिका का परसेंटेज अधिक होगा, यानी 65 to 80% अगर सिलिका होगी, सिलिका यानी रेत के भाग ज्यादा है। ठीक है, तो रेत अधिक है ऐसी चट्टान है। और दूसरे जो खनिज पदार्थ है जैसे कि इसमें इग्निस रॉक्स में मेनली लोहा होता है, तो लोहे की मात्रा कम है और रेत की मात्रा यानी पत्थर की मात्रा अधिक है, तो उसको हम एसिटिक इग्निस रॉक के अंतर्गत रखेंगे। तो एसिटिक जो इग्निस रॉक है उसमें सिलिका अधिक होती है, रंग थोड़ा सा कलर लाइट होता है, जो डेंसिटी होती है 2.75 से 2.8 रहता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, फेल्सपार पाया जाता है।
हमारा जो क्रस्ट है वो इसी से बना हुआ है। ग्रेनाइट और ऑब्सिडियम जो है वो भी आपके एसिटिक इग्निस रॉक के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, तो एसिटिक के अंतर्गत सिलिका की मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार से जो सार्य यानी जो सलाइन या फिर इसको हम कह सकते हैं साल्य अम्ल, यानी कह सकते हैं कि आपके खट्टी या फिर सारी जो होती है उसको हम खारी कर सकते हैं। सलाइन जो इग्निस रॉक होती है उसके अंतर्गत सिलिका की मात्रा कम होती है, 40 to 55% होती है। अगर सिलिका मात्रा कम है तो इसका रंग क्या होगा, थोड़ा सा डार्क होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। लोहा, मैग्नीशियम और जो चूना है, लाइमस्टोन है, उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। जो महासागरीय भाग है उसकी क्रस्ट का निर्माण इसी से हुआ। तो बेसाल्ट और गैब्रो इसके उदाहरण है सार्य के रूप के। अब देखिए, जिसने कहा कि महासागरीय प्लेट इसका निर्माण हुआ है और यहाँ पर हमने कहा कि महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण इससे हुआ है, तो यहाँ पर इसका डेंसिटी देखिएगा 2.75 है, यहाँ पर 3 तक या उससे भी थोड़ा सा अबव जा सकता है। तो डेंसिटी अधिक अधिक होने के कारण अगर दोनों ही प्लेट्स अगर टकराएगी, यानी अगर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और एक ओशनिक प्लेट है, अगर दोनों टकराएगी तो जो ओशनिक प्लेट है वो भारी होने के कारण क्या चली जाएगी, नीचे की तरफ सब्डक्ट होगी। ऐसा हमने प्लेट विवर्तन की या प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत पढ़ा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, तो सेडिमेंट से बनती है। इग्निस रॉक या जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का जब इरोजन होता है और उसका वेदरिंग प्रोसेस से जो डिपोजिशन प्राप्त होते हैं, वो जब जमता है तो उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो सेडिमेंट्स यानी वो कचरा है जो इग्निस रॉक की शरण से या डेनुक्लेशन से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके अंतर्गत लेयर्स पाई जाती हैं, ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अंदर आपको लेयर्स देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत आपको जीवों के अवशेष भी देखने को मिलेंगे जो आपको इग्निस रॉक के अंतर्गत देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चट्टाने काफी मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। तो इसके अंतर्गत आपने कहा कि लेयर्स देखने को मिलती है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, यानी यहाँ पर इस प्रकार के लेयर देखने को मिलेंगे। फॉसिल्स जो है यानी जीवों के अवशेष, वनस्पति के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर फॉसिल्स मिलते हैं यानी फॉसिल्स फ्यूल भी आपको यहीं से देखने को मिलेगा, यानी पेट्रोल, डीजल या जो क्रूड ऑयल है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत से प्राप्त होगा। वाटर जो रहता है वो भी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के ठीक नीचे वाले भाग में देखने को मिलता है। जितना भी कोयला जो प्राप्त होता है वो भी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसका जो निर्माण होता है वह अपरदन से प्राप्त यानी इरोजन से प्राप्त छोटे छोटे से जो बारीक कण होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है। इसके कारण इसके अंदर के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो या फिर तो बन नहीं पाते हैं या फिर काफी बारीक यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका निर्माण जल और स्थल दोनों भागों में हो सकता है, यानी डिपोजिशन कहाँ हुआ है, अगर लैंड एरिया पर हुआ है तो आपको ये लैंड एरिया में मिलेंगे। अगर इसका डिपोजिशन आपको वाटर एरिया में मिला है तो यहाँ पर इसका जो है आपको वाटर यानी वाटर का जो सरफेस है, जो सी का फ्लोर है, वहां पर भी आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेगी। और कोई गड्ढे वाला जो स्थान है कंटिनेंट पर या महाद्वीप पर, वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। हमारा जो क्रस्ट है उस क्रस्ट के लगभग 75% पर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेगी, लेकिन भूपृष्ठ की बनावट में इसका योगदान केवल 5%। अवसादी सेलो या सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत बात करें तो 80% यहाँ इसमें आपको रॉक्स देखने को मिलेगी। 12% आपको सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर और 8% आपको लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत पोरोज यानी छोटे छोटे से सूक्ष्म छेद पाए जाता है, पानी जिसमें आसानी से प्रवेश कर जाता है। आपको यहाँ पर जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इरोजन का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा इस प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्थिक महत्व के विभिन्न जो खनिज है, जैसे कि मैंने कहा कि पेट्रोल, डीजल वगैरह सारे सारे इसी के अंदर का कोयला वगैरह सभी मिलते हैं। इसके अलावा बॉक्साइड, मैंगनीज, टीन सारे इसी से मिलता है। और जितने भी जो मकान बनाने के जो पत्थर है वो इसी के अंतर्गत से मिलते हैं। अवसादी चट्टानों का भी वर्गीकरण दिया गया है। तो यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अगर बना है तो सैंडस्टोन, क्ले, लोएस, कांग्लोमरेट, शेल, इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया, जिसके अंदर कह सकते हैं कि ये जो आपके टुकड़े हैं यानी इनकी थिकनेस कितनी, बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है। लॉइस जो है बिल्कुल आपको बिल्कुल महीन सा देखने को मिलता है। जैविक पदार्थों के आधार पर अगर इसका क्लासिफिकेशन कर लें
तो इसके अंतर्गत चूना पत्थर से बने हुई सेडिमेंट्री रॉक्स, कोयले से बनी हुई सेडिमेंट्री रॉक्स, पीट से बनी हुई सेडिमेंट्री रॉक्स। रासायनिक क्रिया के आधार पर कुछ चौक के रूप में होती है, कुछ जिप्सम के रूप में हो सकता है और कुछ सॉल्ट रॉक के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। फाइनली लास्ट जो आपकी रॉक्स है वह है आपका कायंत्रित यानी मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण अगर उसका रंग परिवर्तन हो जाता है या उसका पूरा संरचना चेंज हो जाती है तो उसको हम कह सकते हैं रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो ताप, प्रेशर और सोल्यूशन से इसमें चेंजेज आते हैं। तो चेंजेस कई प्रकार से इसमें आ सकते हैं।